जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में फिर से एक नया एपिसोड लाया हूँ। इस वीडियो में लगभग हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं, लॉन्ग वीडियो थोड़ा इस वीडियो में नहीं रहेगा क्योंकि 45 क्वेश्चन, अब 45 क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट में कह रहा है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। मतलब अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है ना, मतलब किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। तो यहाँ पास देखते हैं 45, यहाँ पास अंग्रेज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का यहाँ पास क्या होगा, आर्थिक। पहले सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए, मतलब यहाँ पास मिलान कह रहा है करने के लिए। ठीक है, 2 का आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके भी बताइएगा। तो यहाँ पास आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है कि वाणिज्य चक्र 1757 से 1813 में क्या है, एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। उसके बाद औद्योगिक चरण 1813 से 1860, मतलब मुक्त व्यापार का काल था। उसके बाद द्वितीय पूंजीवाद 1860 से 1947 तक चला, जो ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था। ठीक है, तो ये हुआ आपका 1 और 2 का आंसर। समझ गए। 3 नंबर का रहा है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। मतलब अंग्रेजों को जो है, भारत में अंग्रेजों का लूट किस घटना, एक घट जाता है, कोई एक घटना घटता है, तब से क्या होता है, अंग्रेजों को लूटना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्या होता है, 3 के आंसर क्या हो जाएगा, एक मतलब कौन सा, प्लासी का युद्ध के पहचान। मतलब प्लासी का युद्ध जब होता है तो अंग्रेजों को भी लूटना अब शुरू कर देता है भारतीय लोग ने किसी तरह से। मतलब पहले भारतीय लोगों को अंग्रेज लूटा, तो अब यहाँ पर प्लासी का युद्ध। तो आप कमेंट करके बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम रख रहे हैं। 4 में क्या कह रहा है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया था। मतलब ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था कौन सा नहीं अपनाया था, वो देखिए। यहाँ पर कौन था है, तो अस्थायी बंदोबस्त, क्या रईत वाली व्यवस्था, या महाल वाली व्यवस्था, या दहसाला व्यवस्था। तो यहाँ पर इसमें अगर आप जानते हैं तो कमेंट बताइए। जैसे कि 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, 4 कौन हो जाएगा, दहसाला व्यवस्था। ठीक है, अरे भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी। मतलब भारत में प्रथम रेल लाइन जो है अंग्रेज का ही देन था। ठीक है, तो देख लेते हैं किसके शासनकाल में था, उस टाइम कौन शासन कर रहा था। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 लॉर्ड डलहौजी। भारत से ब्रिटिश की ओर सम्मिलित संपत्ति अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ का लाइन के शुरू किया था, किसके बीच हुआ था, मतलब कहां से कहां तक शुरू हुआ था। तो यहाँ पर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 कलकत्ता और आगरा के बीच में क्या करता है, टेलीग्राफ लाइन का शुरुआत होता है। कहां से, तो कलकत्ता और आगरा से। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच। 8 में कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली के निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था। ठीक है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, जमींदार। करे भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। मतलब भारत में सबसे पहला सूती जो है मिल कहाँ हुआ था, क्या सूरत में हुआ था, कि बंबई में हुआ था, या अहमदाबाद में, या कोयम्बटूर। तो यहाँ पर देखिए आंसर 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, 2 कहा था, तो बंबई में था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों की को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 मद्रास प्रांत की रैयत बाड़ी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार के स्थायी बंदोबस्त
जो है स्तर मारारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो यहाँ पास 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या? तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो यहाँ पास देखते हैं आगे। 11 तो हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 में क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 1793 में। अब 17 का कह रहा है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है 13 के आंसर 3 हो जाएगा, 1820 में। कह रहा है कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू किया गया? क्या 1793 में हुआ? बी में है क्या 1816 में? सी में क्या है 1820 और डी में है 1822। अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नहीं जान रहे तो हम ये तो बताएंगे ही। तो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं क्या, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1822 में। करे कि अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए थे उसमें शामिल था क्या क्या चीज? कौन कौन सा राज्य था, कहाँ जगह था? ठीक है, तो चलिए 15 का हम 4 देखते हैं। क्या था 15 का 4? क्या था? बंगाल भी था, बिहार भी था, उड़ीसा भी था, मद्रास भी था और बनारस भी था। ये सभी जगह था जिन क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मतलब भारत में कौन ऐसा क्षेत्र था जहां अफीम बहुत सारा होता था, बहुत मतलब प्रसिद्ध था वहां। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है बिहार। तो ही हम लोग जो बिहार में रहते हैं, बिहार ऐसे भी पिछड़ा हुआ, अफीम यहाँ ज्यादा होता था। 18वीं सदी में बंगाल एवं वस्त्र उद्योग पतन के उत्तरदायी कारण था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 17 नंबर का आंसर हो जाएगा 3। क्या था? ब्रिटेन की निर्यात करने वाले माल का उठ कर। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नील किस्सकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन थे? नील दर्पण का लेखक जो थे कौन थे? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? दो कौन थे? तो दीन बंधु। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान लगवाए गए थे कहाँ? तो यहाँ पर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। 19 का आंसर 4 हो जाएगा। क्या थे? बयानाड जनपद में। ठीक है, करेगी अंग्रेजी शासन काल के दौरान भारत के आर्थिक दोहन का विचार प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पास 20 के आंसर हो जाएगा। ए क्या था? दादा भाई नौरोजी। कौन था? तो दादा भाई कौन था? नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से 20 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। चलिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 21 में क्या कह रहा है ना, 21 में कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? मतलब भारत में जब जनगणना हुआ था तो किसके शासन काल में हुआ था, किसके कार्यकाल था उस टाइम? तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 कौन था? तो लॉर्ड म्यो। ठीक है, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो यहाँ पर 22 के आंसर क्या हो जाएगा? 3 रैयत बाड़ी बंदोबस्त। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुई थी? तो यहाँ पर हड़प्पा और श्री रामपुर या बम्बई से थाने, यहाँ से मद्रास और गुट्टूड दिल्ली और आगरा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाना चाहिए आपको? बम्बई से थाने। ठीक है, 23 का आंसर 2 हो जाएगा। 24 का
यहाँ पर देखिए कह रहे कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर 24 का आंसर ए हो जाएगा। कह रहे कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों को आवश्यकता देना, मतलब आवश्यकता, मतलब यहाँ पर शिक्षित व्यक्तियों को ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में रख रहे हैं। 25 नंबर में क्या कह रहा है ना कि 25 नंबर में कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। तो यहाँ पर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का 89%। रैयत बाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उसमें शामिल थे, रैयत बाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें शामिल थे। तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर सभी मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग था। ठीक है, 27 में कह रहा है कि उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सेंसर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर क्या होगा, ए क्या था, मार्टिन वर्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन। समस्त अंग्रेजी भारत के सर्वाधिक भू राजस्व पर 50% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थे। तो 28 के आंसर क्या हो जाएगा, 28 का 2 हो जाता, रैयत बाड़ी व्यवस्था। कारण कि भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, तो यहाँ पर 29 का आंसर 2 होगा। श्रमिकों की मौजूद परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। उसके बाद भारत में भारतीय द्वारा 1881 में अस्थायी हुआ उसके प्रबंध में चलने वाला समिति देव राय प्रथा बैंक था। तो यहाँ बस 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का 2 होगा, अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, अंग्रेजी द्वारा रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 32 में क्या रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। तो 32 के आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर 1 हो जाएगा। जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था और भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 के आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखिए 32 का आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि बड़े सामंतों के आवंटित भूमि तो क्या होगा, जागीरदारी प्रणाली होता था। करके माल गुजारी के इजादेदारों अथवा तहसीलदारों का आवंटित भूमि होता था रैयत बाड़ी प्रणाली। करे उप किराएदारी पर देने वाले, गिरवी रखने वाले, हस्तांतर करने अथवा उपहार देने का, बिक्री करने का अधिकार सहित यहाँ महाबाड़ी प्रणाली होता था। अर्थात प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि होता था। ग्रास्य स्तर पर की गई भू राजस्व की बंदोबस्ती होता था जमींदारी प्रणाली। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं 34 का क्वेश्चन। 34 में देखिए क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं, इसका क्या कारण था। इसका क्या कारण था कि 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए 34 का ए, भारी उद्योगों का अभाव था। 35 में कह रहे यद्यपि भारत में के व्यापार पर 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। यहाँ पर सिर्फ 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 क्या था, चाय। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। तो किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, तो 36 के आंसर 2 हो जाएगा,
1833 का चार्टर एक्ट के तहत क्या करता है, यहाँ पर समाप्त किया जाता है। 36 का हो गया। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 37 नंबर में क्या कह रहे हैं कि अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? मतलब यहाँ पर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, कह कि ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का 4 आंसर हो जाएगा, 1 2 3 मतलब तीनों। ठीक है, तीनों क्या सही है। अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार जो है जमींदारों के हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। ठीक है, अब इसके ऊपर रैयत बाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों की लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयत बाड़ी व्यवस्था कहा गया। कहा महाल बालिका व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया, बल्कि प्रत्येक महाल राजगीर मतलब जागीर का एक भाग का अनुसार निश्चित किया गया कि इसलिए व्यवस्था को महाल बाड़ी व्यवस्था कहलाती। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 में कह रहा है कि मिलान करें भू राजस्व व्यवस्था और संबंधित व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? अस्थायी बंदोबस्त जो होता है कार्नवालिस चार्ल्स ग्रैंड जॉन शोर। ठीक है, उसका रैयत वाली व्यवस्था में होता है कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो और एलिफिस्टन था। ठीक है, महाल वाली जो है व्यवस्था जो होल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्थ था। 40 में महाल वाली व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें शामिल थे कौन कौन सा क्षेत्र? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। कौन कौन क्षेत्र में था? गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, ठीक है, मध्य भारत के कुल भाग, मराठों का अधिकृत क्षेत्र, पंजाब, ये सभी जगह था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम रख रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में क्या कह रहा है कि बंगाल यहाँ पास मिलान करना है भी। तो 41 का आंसर डायरेक्ट देखते हैं। 41 का आंसर एक ही हो जाएगा। कार्य कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1885 में। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक जो 1886 में। दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 में। ठीक है, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक जो 1883 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम कह रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के पत्र 1835 में से हुई। इसके अनुसार जिस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था वो क्या था? तो 42 का आंसर क्या था? तो अंग्रेजी। क्या था? अंग्रेजी। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर और 44 45। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कह रहे कि भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा मतलब महाअधिकार पत्र कहा गया है। क्या थी? तो 43 के आंसर क्या हो जाएगा? एक वुड के घोषणा पत्र। उसके बाद देखिए 44 में क्या है? यहाँ पर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए किसे 1911 में प्राथमिक शिक्षा के निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिलिंग के प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ बताएंगे, क्योंकि अभी इस वीडियो में लगभग अभी थोड़ा छोटा वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ और तैयारियां हो रहा है कि आप ही लोग के लिए, तो इसके लिए थोड़ा समय कम मिल रहा है।
तो शिक्षा से संबंधित आयोग समिति का पहचान करे। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी, ठीक है। हार्टोंग समिति 1929। दूसरा में क्या हो गया? लिंडे आयोग 1929। सप्रू समिति 1934। सार्जेंट योजना 1944। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर था। पिछले वीडियो में भी हम 45 क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में लगभग 90 क्वेश्चन था। तो यही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।